नमस्कार साथियों, मैं सतीश तिवारी समग्र क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम अध्याय 3 कक्षा 10वीं की गणित में अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.3 को हल कर रहे थे और 3.3 के मैंने पहले प्रश्न में जो प्रतिस्थापन विधि से कुछ सवाल थे वो सारे के सारे आपको करवा के दिखाए थे। प्रश्न दूसरा भी करवा के दिखाया था। आज हम प्रश्न तीसरे से अपने सवालों को जारी रखेंगे। तो आइए, प्रश्न तीसरा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले तो हमें जितना सवाल पढ़ना है उतने को हल करना है। चूंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, तो दो संख्याओं का अंतर मतलब एक में x मान लूं और दूसरी को क्या मान लूं, y। तो सवाल देखें, तीसरा सवाल है, माना पहली संख्या को क्या माने में, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या को क्या माना मैंने, दूसरी संख्या y। ठीक है, पहली शर्त मेरी क्या है कि इन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। शर्त क्या है मेरी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर बराबर 26 है। अब मैंने पहली संख्या को x माना और दूसरी संख्या को y, तो सवाल ये बोल रहा है कि इन दोनों को अगर अपन घटाएं तो घटाने से 26 आएगा। मतलब इसको मैं गणित की भाषा में क्या लिख सकता हूं कि x ऋण y बराबर क्या आया मेरा, 26। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे सकता हूं। ठीक, दूसरी शर्त मेरी क्या है, दूसरी शर्त वो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले मैं शर्त लिख लेता हूं, द्वितीय शर्तानुसार। शर्त है मेरी कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो जिस संख्या से तुलना की जाती है मैं उसमें गुणा नहीं होगा। सवाल क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। मतलब संख्या में लिखूं तो एक x थी मेरी संख्या और दूसरी क्या थी, y। तो जो एक संख्या है दूसरी की तिगुनी है, दूसरी संख्या को क्या माना मैंने, y। तो दूसरी की तिगुनी है मतलब मैं गुणा इसमें 3 का करूंगा। जैसे मैं इसको उदाहरण के रूप में देखूं, जैसे मैंने बोला एक संख्या मेरी 2 है और एक संख्या 6 है और एक संख्या 2 है। तो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। जिससे तुलना की जाती है उसमें गुणा भाग की क्रिया नहीं होती है। जिससे तुलना, 2 से तुलना की है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x बराबर y गुणा 3। यहां क्या होगा, इसको मैं हल करूं तो 3y, और 3y मेरा इस साइड आएगा तो ऋण का होगा, मतलब x ऋण 3y बराबर 0। यह हुआ मेरा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है मेरा,
x ऋण y बराबर 26 और दूसरा समीकरण क्या है, x ऋण 3y बराबर 0। ये पहला है और ये दूसरा है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, और x और y के आपको मान ज्ञात करना है। यहां से प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं को मैंने x और y माना है तो वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपसे बन जाएगा, और अगर ना बने प्रतिस्थापन विधि तो मुझे कमेंट करके बताना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न का मेरा दूसरा सवाल है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। ठीक है, तो एक छोटा कोण होगा, एक बड़ा कोण होगा, क्योंकि संपूरक कोण बोला है उसने, और बड़े और छोटे की चर्चा हो रही है, तो मैं एक को x मान लूं और एक को क्या मानूं, y। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि माना ये तीसरे प्रश्न का भाई साहब दूसरा सवाल है। ठीक है, माना छोटा कोण क्या है, x अंश, और बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण क्या है, y अंश। ठीक है, शर्त क्या है, शर्त यह है भाई साहब कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब एक ही लाइन में उसने दोनों शर्तें दे रखी हैं। पहली बात तो यह बोल रहा है कि दो संपूरक कोण। अब इसी से मुझे यह समझना चाहिए कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, संपूरक। और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो पहली शर्त मतलब उसी में छुपी हुई है, जो मुझे उस छुपी हुई शर्त को सामने लाना है। तो यहां लिखूं मैं प्रथम शर्तानुसार। ठीक, प्रथम शर्त दी नहीं है, उसने प्रथम शर्त का बस संकेत दिया है, लेकिन प्रथम शर्त को मैं जानता हूं, मतलब हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग आपस में 180 अंश होता है। मतलब यहां मैं लिख सकता हूं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब दोनों संपूरक हैं, पहला कोण छोटा कोण x है, बड़ा कोण y है, और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, संपूरक। और हम क्या जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं कि x धन y बराबर कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, किन्हीं भी दो कोण, कोई भी दो कोण जिनका योग 180 हो, वे आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं, संपूरक। जैसे 70 और 110, क्योंकि इनको आप जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा, 180। जैसे 90 और 90, इनको आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। जैसे 100 और 80, मतलब कोई भी दो कोण जिनका योग आपस में 180 अंश हो, वे संपूरक होते हैं एक दूसरे के। तो ये मेरा पहला समीकरण है। दूसरी शर्त उसने दे रखी है। दूसरी शर्त क्या है, यहां लिख सकता हूं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जिस कोण से तुलना की जाती है, बात यहां छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उसी में मैं गुणा या अधिक है तो जोड़ेंगे, या कम है तो घटाएंगे, मतलब उसी कोण में होगा जो वो बोल रहा है। तो पहले तो मैंने दोनों कोणों को लिखा। एक कोण मेरा छोटा कोण कितना है, x है, और बड़ा कोण कितना है, y है। तो ये बड़ा कोण है,
ये इससे 18 अधिक है, इससे, तो जिससे तुलना की जाती है उसी में जोड़ घटाना गुणा भाग जो शर्त में बोल रहा है वही हमें करना होता है। तो इससे 18 अधिक है, मतलब मैं इसमें 18 जोड़ दूं, कोई दिक्कत? इसको मैं समीकरण बनाऊं अगर, तो 18 इस साइड माइनस के हुए, x जहां के तहां, और y इस साइड माइनस के हुए। मतलब समीकरण क्या आया मेरा, x ऋण y बराबर ऋण 18। इसको मैं इस तरफ और इसको उस तरफ लिख देता हूं, मतलब x ऋण y इस साइड लिख दिए और ऋण 18 उस साइड लिख दिए। ये आपका हुआ समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और प्रतिस्थापन विधि से जब आप हल करोगे तो आपको x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। जब x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे तो वो क्या पूछ रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए, और कोणों को मैंने क्या माना है, x और y। तो छोटा कोण जो x का मान आएगा वो छोटा कोण होगा, और जो y का मान आएगा वो बड़ा कोण होगा। ठीक है, अगर आपको सवाल ना समझ में आए तो वीडियो को 2 से 3 बार फिर से देखिएगा, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। तो तीसरा सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। इस तरह के सवाल मैंने शुरू से ही आपको बताए हैं, जैसे कि 3.1 में भी थे, 2 में भी थे, और मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए, बल्ले या गेंदों की चर्चा हो, सेव या केलों की चर्चा हो, मतलब 2 वस्तुओं खरीदने की चर्चा हो और 2 वस्तुएं टोटल उसने इतने रुपए में खरीदी, इस टाइप के सवाल हों, तो मैं क्या मान लेता हूं, जैसे इसमें बल्ले और गेंदों की चर्चा हो रही है, बैट और बॉल की चर्चा हो रही है, तो मैं एक बैट और एक बॉल की कीमत को मन से मान लूंगा। फिर उसने जितने बैट और जितने बॉल खरीदे हैं उनका मैं गुणा करके उसको हल कर सकता हूं। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको ना आए समझ में तो सवाल बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। डायरेक्ट उसने शर्त दे रखी है, मुझे यह पता नहीं है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। मुझे तो शर्त में यह दे रखा है कि 7 बैट और 6 बॉल की कीमत 3800 रुपए है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यह तीसरा सवाल है। माना एक बैट की कीमत, मतलब मैं यहां बल्ला लिख सकता हूं, माना एक बल्ला की कीमत x रुपए है और एक गेंद की कीमत y रुपया है। शर्त क्या है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। मतलब मैं यहां शर्त लिख लेता हूं, प्रथम शर्तानुसार क्रिकेट टीम के कोच ने सात बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। अब मुझे सवाल में मैंने क्या माना था मन से कि एक बैट की कीमत x रुपए है, तो सवाल ये बोल रहा है कि 7 की कीमत कितनी होगी, तो 7 का मैं x में गुणा करूंगा तो क्या होगी 7x रुपए, और एक गेंद की कीमत y रुपए है तो उसने 6 गेंदें खरीदी हैं तो 6y होगी, और इनकी टोटल कीमत उसने कितनी दे रखी है, इनकी टोटल कीमत उसने दे रखी है 3800 रुपए। मतलब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 7 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत 3800 है, तो इसको मैं समीकरण अगर बनाऊं तो 7x, 7 बैट की कीमत 7x और 6 बॉल की कीमत क्या होगी 6y, इनकी कुल कीमत मतलब योग होगा बराबर कितनी दे रखी है 3800 रुपए। ये मेरा पहला समीकरण हुआ। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए बोला आपसे
ये आपको नहीं लिखना है। जबकि दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त में उसने बोला है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो ये दूसरी शर्त को पहले मैं लिख लेता हूं, द्वितीय शर्तानुसार 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। ठीक, अब एक बल्ले की कीमत 100 रुपए है तो 3 बल्ले की कीमत कितनी होगी, 3x, और का मतलब होता है प्लस एक गेंद की कीमत y है तो 5 गेंदों की कीमत कितनी होगी, 5y। इनकी टोटल कीमत कितनी दे रखी है, 1750। तो ये मेरा दूसरा समीकरण हुआ। ठीक है, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, या चलिए मैं इसको हल करके बता देता हूं। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से समीकरण 1 है मेरा 7x धन 6y बराबर 3800, और दूसरा समीकरण है मेरा 3x धन 5y बराबर 1750। ये 1 है, ये 2 है। तो जैसा कि मैंने बताया था, या तो आप समीकरण 1 से y का मान निकालें या 2 से। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं कि समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मतलब मुझे समीकरण 2 से y का मान निकालना है, जो भी प्राप्त हो। तो समीकरण 2 है मेरा, इसको मैं यहां दिखेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x धन 5y बराबर 1750। ठीक है, 5y बराबर क्या होगा मेरा, यहां दिखेगा, 5y बराबर क्या है, 1750 माइनस 3x। तो y बराबर मेरा क्या आएगा, मतलब मैं इसको फिर से आपको लिख देता हूं कि 5y बराबर मेरा क्या आया, 1750 माइनस 3x। ठीक है, तो y बराबर मेरा क्या आएगा, 1750 माइनस 3x, और ये गुणा के 5 कहां जाएंगे, वटे में। इसको मैं नाम दे सकता हूं समीकरण 3। ठीक, ये समीकरण 3 का मान आप समीकरण 1 में रखना, 2 में नहीं रखना, क्योंकि 2 से ही हमें 3 प्राप्त हुआ है, वापस 2 में जाके नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 है मेरा 7x धन 6y बराबर 3800। तो 7x धन 6y बराबर 3800, 7x धन 6, y का मान क्या है, y का मान है 1750 माइनस 3x बटे 5, ये y का मान है, बराबर क्या है, 3800। ठीक है, 7x धन 6 का अंदर गुणा होगा, तो 6 का अगर मैं गुणा करूं 1750 में तो क्या होगा, 6 0 0, 6 पंचे 30, 3, 6 7 42, 3 45 की 5 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, 10,500, और 3x में होगा तो माइनस के 18x आएगा, बटे में क्या दे रखा है, 5, बराबर यहां क्या है, 3800। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं यहां इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लूं, 5 और 1 का क्या आएगा, लासा, तो 5 आया। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का गुणा 7x में होगा तो 7 पौना 35x, और इसके बटे में 5 है
तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और 1 का गुणा इस पूरी संख्या में होगा, तो ज्यों की त्यों वो संख्या आ जाएगी। मतलब क्या आएगा, 10,500 माइनस 18x बराबर क्या है मेरा 3800। अब ये 5 टोटल इनके बटे में है, तो बटे से यहां गुणा में जाएंगे। इसके पहले इसको मुझे हल करना है। 35x धन के हैं और 18x माइनस के हैं, तो 35 में से 18 घटेगा तो 15 में से 8 गए 7, यहां 2 में से 1 गया 1, माइनस प्लस के 17x बचेंगे। ठीक है, बराबर यहां का क्या आएगा 3800 गुणा 5, और ये 10,500, चलो इसको मैं यहीं लिख देता हूं, एक स्टेप और अपन बढ़ा लेंगे, 10,500। ठीक है, 17x बराबर 5 का अगर अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 शून्य जो कहते हो, 5 अट्ठे 40 का 0 4, 5 3 15 और 4 19, और ये 10,500 उस साइड माइनस की हुई। अब मैं 19,000 में से 10,500 घटा लूंगा तो कितना बचेगा, यहां घटा लें अपन तो 10, चलो घटा लेते हैं, ठीक है। तो मेरा 17x बराबर क्या आया 8500, तो यहां x बराबर क्या आएगा 8500, और ये 17 मेरे गुणा से कहां गए भाग में, तो 17 पौने 85 और 2 शून्य, मतलब x का मान मेरा क्या आया 500। ठीक, अब इस x के मान को मैं समीकरण 1 2 3 इन तीनों में से किसी में भी रख दूं तो मुझे y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो किस समीकरण में रखूं मैं, चलिए मैं 3 में रखता हूं, क्योंकि 3 से मुझे डायरेक्ट y का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर दिख रहा है, x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है मेरा y बराबर क्या है 1750 माइनस 3, और x की जगह पे मुझे क्या रखना है 500, बटे में क्या है 5। आगे चलूं तो 1750 और 3 का 500 में गुणा होगा तो क्या आएगा 1500, और 1750 में से 1500 जाएगा, बटे में 5 थे, 1750 में से 1500 जाएगा तो कितना बचेगा 250 बटे 5, और 5 से मैंने 250 को काटा तो बचा 25 शून्य, मतलब y बराबर मेरा क्या आया, y बराबर मेरा 50 आया। ठीक है, ये आपका y बराबर कितना आया 50। सवाल में उसने क्या पूछा है, एक मिनट सवाल को देख लेता हूं। सवाल में उसने ये पूछा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, और मैंने एक बल्ले और एक गेंद की कीमत x और y माना था, तो अपन लिख देंगे आंसर में कि एक बल्ले की कीमत जो x का मान होगा 500 रुपए, और एक गेंद की कीमत y का मान क्या है 50 रुपए। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू चलते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रश्न तीसरे का चौथा सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो एक तो फिक्स भाड़ा है, भाड़ा मतलब किराया, और एक अतिरिक्त भाड़ा है। सवाल को अगर अपन छोड़ दें, अपन अपनी बात करें कि यदि आपको कहीं जाना है, शहर से दूर जाना है, और आपने ऑटो वाले से बात करी और उसने बोला कि भाई साहब पहले किलोमीटर का तो मैं कोई एक फिक्स किराया लूंगा, या पहले किलोमीटर की बात छोड़ दें, या उसने फिक्स कर रखा है कि 4 या 5 या 10 किलोमीटर, तो प्रथम 5 किलोमीटर का तो उसने फिक्स किराया लिखा है। प्रथम 5 किलोमीटर का मान लो उसने 20 रुपया किराया
एक नियत कर रहा है, फिक्स कर रखा है। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि इस 5 को छोड़ के आप जितना अतिरिक्त चलोगे उसका पर किलोमीटर के हिसाब से अलग किराया लगेगा। तो सवाल कुछ ऐसा ही है। तो एक तो नियत किराए की चर्चा हो रही है सवाल में, सवाल को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक तो सवाल में नियत किराए की चर्चा हो रही है और दूसरा अतिरिक्त किराए की चर्चा हो रही है। तो नियत किराए को मैं क्या मान लूं, x, और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया, जो अतिरिक्त किराया लग रहा है वह प्रति किलोमीटर का किराया होगा। ठीक है, चलिए पहले मैं इतनी बात लिख लेता हूं। यह चौथा सवाल है, तो क्या लिखूं मैं, माना नियत किराया, माना टैक्सी का नियत किराया कितना माना मैंने, 100 रुपया, और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया। ध्यान रखना ये प्रति किलोमीटर में 22 रुपया लगेगा। अब जितना किलोमीटर आपने अतिरिक्त दूरी तय की उसमें 22 का गुणा होगा। अब उसने शर्त दे रखी है, शर्त उसने दे रखी है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो पहले मैं आपको ये शर्त लिख के बताता हूं। प्रथम शर्तानुसार क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। कितना है, 105 रुपया। मतलब ये 10 किलोमीटर क्या है, ये 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी दे रखी है। x तो किराया लगेगा ही, केवल उसने अतिरिक्त दूरी की बात की है। यहां पर ध्यान रखना है आपको, फिक्स किराया तो लगना ही है, 100 रुपए तो उसको लगेंगे ही, लेकिन उस x के अलावा उसने कितनी अतिरिक्त दूरी तय की है, 10 किलोमीटर। तो यहां मैं क्या लिखूं, समीकरण मेरा क्या बनेगा, चलिए इस सवाल को मैं यहां उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे मान लो फिक्स यहां 20 रुपए थे और उसने बोला भाई साहब आपको अतिरिक्त, अगर आप 5 किलोमीटर से ज्यादा जाएंगे तो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से मान लो 3 रुपया लगेंगे। प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना लगेगा, 3 रुपया लगेगा। तो आप मान लो 5 तो गए तो वो तो 20 लगेगा ही, आप मान लो 8 किलोमीटर और चले गए आगे, तो 8 3 24 रुपया आपको और उसको देने पड़ेंगे। मतलब कुल आपको कितने उसको देने पड़ेंगे, 20 धन 24, मतलब कितना हुआ, 44 रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो केवल शर्त में अतिरिक्त किराए की बात हुई है। ये हमें ध्यान रखना है कि फिक्स किराया तो लगेगा ही, क्योंकि वो उसने नियत कर रखा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो समीकरण मेरा बनेगा, तो x धन नियत किराया है, ये तो लगेगा, और अतिरिक्त 10 किलोमीटर दूरी का जो अतिरिक्त किराया है वो लगेगा। तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया y है, तो 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, 10y, और इनका टोटल किराया उसने दे रखा है कितना, 105 रुपया। ठीक है, इसी बात को मैं फिर से दोहराता हूं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। ध्यान रखना है ये केवल उसने अतिरिक्त दूरी दे रखी है, नियत किराया तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो नियत किराया प्लस प्रति किलोमीटर जो अतिरिक्त किराया लग रहा था तो y रुपया है, और मैंने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय की तो यहां 10y होगा। दोनों का टोटल उसका भाड़ा कितना हुआ, 105 रुपया। दूसरी शर्त अगर अपन जाएं, दूसरी शर्त पर हम लोग जाएं, तो दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो द्वितीय शर्त है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। अब इसका मैं समीकरण अगर बनाऊं तो x तो आपको किराया लगेगा, लेकिन 15 किलोमीटर आपने अतिरिक्त दूरी तय की, तो अतिरिक्त का प्रति किलोमीटर का किराया y रुपया था, तो 15 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, 15y, बराबर भाड़ा कितना लगेगा, 155 रुपया। ये मेरा दूसरा समीकरण हुआ। ठीक है,
ये पहला हो गया था। अब इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये आपको काम खुद करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगले सवाल को मैं कंटिन्यू करवाता हूं। तो अगला सवाल है मेरा, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। ये उसने पहले डायरेक्ट शर्त दे रखी है। अब यदि हम लोग भिन्न की चर्चा करें तो आप लोग भिन्न जानते होंगे कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। मतलब भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। अंश को अगर मैं कोई चर राशि x मान लूं और हर को कोई दूसरी चर राशि y मान लूं, क्योंकि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो अंश को मैंने x माना, हर को y माना, तो अपनी भिन्न क्या बन गई, x बटे y। तो ये बात अपन को लिखना है। क्या लिखना है कि माना परिमेय संख्या का, या भिन्न लिख सकता हूं इसको, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या माने हम, x, और हर को क्या माने, y। तो भिन्न क्या होती है ये हम लोग जानते हैं, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, और अंश x है और हर क्या है, y। मतलब भिन्न क्या होगी मेरी, क्या बन गई, x बटे y। अब शर्त दे रखी है। शर्त बोल रहा है कि यदि इसके अंश और हर दोनों में 2 और 2 जोड़ दिए जाएं, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो बराबर भिन्न कितने के बराबर हो जाएगी, 9/11 के बराबर। तो पहले मैं शर्त को लिखता हूं। शर्त है प्रथम शर्तानुसार। क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं, 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 के बराबर हो जाती है। ये दे रखा है उसने, बराबर हो जाती है। तो जो उसने बोला है ठीक वही मुझे करना है। पहले तो हम लोगों ने भिन्न लिखी, भिन्न है अपनी x बटे y, और फिर उसने क्या बोला है कि इसके अंश में भी 2 जोड़ दो आप और हर में भी 2 जोड़ दो, तब जाके ये कितने के बराबर हो जाएगी, 9/11 की। ठीक। और जब 2 भिन्नों के बीच बराबर का चिन्ह हो तो हमें यह पता होता है कि, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये बटे के 11 यहां गुणा में जाएंगे और ये y धन 2 9 के गुणा में जाएंगे। तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं, मतलब 11 x धन 2 के गुणा में आ जाएंगे और y धन 2 9 के गुणा में पहुंचेंगे। ठीक। 11 का मैं अंदर गुणा करूं तो क्या होगा, 11x 2 में गुणा होगा तो 22, 9 का y में गुणा होगा तो 9y, 9 का 2 में गुणा होगा तो 18। अब मैं इसका रैखिक समीकरण बना लेता हूं कि x और y के एक साइड और बिना x y के एक साइड लिख लेता हूं। मतलब 11x 9y इस साइड माइनस के हुए, बराबर क्या है मेरा यहां 18, और धन 22 उस साइड गए तो माइनस के हो गए। और मैं इसको लिख लेता हूं 11x ऋण 9y बराबर, ऋण 22 में से प्लस के 18 घटेंगे तो क्या बचेगा, ऋण 4। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरी शर्त वो बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। दूसरी शर्त है। तो पहले तो हम लोग शर्त लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं
तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं भिन्न लिखूंगा। इस भिन्न में क्या करना है वो हम लोगों को शर्त में दे रखा है। शर्त में क्या बोल रहा है वो कि दोनों में, अंश में भी और हर में भी कितने जोड़ना है, 3। तो बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5/6। फिर वही प्रोसेस, 6 इस साइड गुणा में होंगे और y धन 3 5 के गुणा में जाएंगे, मतलब 6x धन 3 के गुणा में जाएंगे और 5 के गुणा में क्या जाएगा मेरा, y धन 3। आगे 6 का अंदर गुणा होगा तो 6x प्लस 18 और 5 का यहां गुणा होगा तो y में होगा तो 5y प्लस 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 15। फिर रैखिक समीकरण में बदल लेता हूं, एक्स वाई के एक साइड बिना एक्स वाई के एक साइड, मतलब 6x 5y इस साइड माइनस के हुए बराबर मेरा यहां क्या है 15 और ये 18 उस साइड माइनस के हुए, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6x ऋण 5y बराबर 18 में से धन के 15 गए, ऋण के 18 में से, तो क्या बचेगा, ऋण के 3। ये हुआ आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से आपको x और y के मान मिल जाएंगे। मान लो ये आंसर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, मान लो x का मान 2 आया और y का मान 3 आया, तो यहां तक जाके नहीं रुकना है आपको। सवाल में भिन्न पूछा है कि भिन्न बताइए, तो ये मेरा भिन्न का सूत्र है, भिन्न ये है x/y, तो वो x और y के मान हमको यहां रखना है। यहां x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3। ये आंसर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि x का जो और y का जो भी मान प्राप्त हो वो मान आपको इस भिन्न के सूत्र में रखना है, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेना है और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। करेंगे तो मेरा छठवां सवाल है, तीसरे का छठवां सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तो बात डायरेक्ट उसने शर्त दे रखी है, तो हमें यह पता नहीं है कि जैकब और उसके पुत्र की आयु क्या थी, वर्तमान आयु क्या थी, क्योंकि आयु वाले सवालों में आप जब तक वर्तमान आयु पे नहीं पहुंचोगे, मतलब मैं आपकी और आपके पिताजी की आयु की बात करूं कि 5 वर्ष बाद आप लोग मान लो इतने के हो जाओगे, तो 5 वर्ष बाद की तब आयु पता चलेगी जब आज की पता हो। उसमें आप 5 जोड़ोगे और फिर बोलोगे सर मैं 5 वर्ष बाद इतने का हो जाऊंगा, या 5 वर्ष पहले की बात हो तो 5 आप घटा दोगे। मतलब उसके लिए पहले या बाद की आयु के लिए आपको आज की आयु का पता होना जरूरी है। तो मुझे ना तो जैकब के पिता की आयु है, सॉरी पुत्र की आयु आज की पता है, ना जैकब की आयु पता है। तो मैं मान लेता हूं कि माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु को क्या मानूं मैं, y वर्ष। अब शर्त काम करेगी। शर्त क्या दे रखी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। तो पहले मैं शर्त लिख लेता हूं, प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। ठीक, तो पहले तो मुझे यह पता करना है कि 5 वर्ष बाद दोनों कितनी आयु के होंगे। तो उसको मैं लिखता हूं कि 5 वर्ष बाद
हेडिंग डाल के लिखूंगा 5 वर्ष बाद। जैकब कितने के होंगे? जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x, तो इसमें 5 में जोड़ के लिखूंगा क्योंकि 5 वर्ष बाद की पूछा है, ठीक है। और उनके पुत्र आज कितने के हैं? y वर्ष के। तो 5 वर्ष बाद कितने के होंगे? तो आप कहोगे y धन 5 वर्ष के। अब शर्त में क्या दे रखा है कि दोनों की आयु तब बराबर होंगी। देखें, इसको हम लोग ऐसा लिखें कि x धन 5 बराबर y धन 5। ये अभी बराबर नहीं है, ये जैकब की आयु है, ये इसके पुत्र की आयु है। तो ये तिगुनी है किनसे? किनसे? पुत्र से। तो मैंने बताया था कि जिनसे तुलना की जाती है उसी में गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी उसमें दे रखा हो वो करना होता है। तो पुत्र से, तो पुत्र की आयु में मैं 3 का गुणा करूंगा। 7 होता, 3 होता, 4 होता, उसका गुणा होता, कोई दिक्कत। x धन 5 बराबर मैं 3 का अंदर गुणा करूंगा तो क्या होगा? 3y, और 5 में होगा तो 15। इसका मैं एक रैखिक समीकरण बना लेता हूं, मतलब एक्स वाई के एक साइड बिना एक्स वाई के एक साइड, 3y इस साइड माइनस के हुए, बराबर यहां 15 है और 5 उस साइड माइनस के हुए। मतलब x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10। ये आपका समीकरण 1 बन गया, ठीक है। दूसरी शर्त दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख देता हूं द्वितीय शर्तानुसार। पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ये उसने दे रखा है। अब पहले तो मुझे 5 वर्ष पहले पता करना है कि जैकब कितने के होंगे और उनके पुत्र कितने वर्ष के होंगे। तो यहां मैं लिखता हूं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किन की बात हो रही है? जैकब और उनके पुत्र की। तो पहले मैं जैकब की आयु को लिखता हूं, क्या होगी? x। जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी मैंने? x। तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो इसमें से हम घटाएंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि 5 वर्ष पहले आप कितने के थे, तो आज मान लो आप 20 के हो, तो 5 वर्ष पहले मतलब आप बोलोगे कि 15, मतलब 5 घटाओगे तो x तो इसकी वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष पहले ये कितने का होगा? 5 साल कम का। तो मैंने यहां लिखा है x ऋण 5 वर्ष। पुत्र की आयु को अगर मैं लिखूं तो पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु y है और 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो y ऋण 5 वर्ष। अब सवाल क्या बोल रहा है? ये पिताजी की आयु है और ये उनके पुत्र की आयु है। सवाल ये बोल रहा है कि ये 7 गुनी है, किनसे? पुत्र से। तो मैंने बोला जिनसे तुलना की जाती है उसी में गुणा भाग जोड़ घटाना होता है, ये गुणा 7, ठीक। तो x ऋण 5 बराबर 7 का अंदर गुणा होगा तो क्या होगा? 7y और 7 पौना 35। इसको हम रैखिक समीकरण में बना लेंगे तो x 7y इस साइड माइनस के हुए, यहां ऋण 35 जहां के तहां, और ऋण 5 उस साइड प्लस के हुए। मतलब x ऋण 7y बराबर ऋण 35 में से धन के 5 जाएगा तो यहां बचेगा ऋण के 30। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 3.3 समझ में आई होगी।
3.3 और अभी तक मैंने जो 3 अध्याय कराया है आपको, इसके अगर सवाल आपको ना समझ में आए तो वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है, रिवाइज करना है अच्छे से, और इस तरह के जो भी सवाल हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे मैथ बनने वाली नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।